नमस्कार। मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामोजिया, ज़िला फाजिल्का। हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है 6वीं कक्षा का पाठ 3, जय जवान जय किसान। ये एक नारा है जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने ये नारा दिया था। आज हम उसी महापुरुष के बारे में, उसी महाअनुभव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी इस नारे को सुना या पढ़ा है? ये नारा हमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का मानना था कि भारतीय जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। ये हम देखते भी हैं किस तरह हमारे नौजवान जो है हमारी जीवन रक्षा के लिए दिन रात सीमा पर पहरा देते हैं, दुश्मनों से हमें बचाते हैं। अब जिस तरह जवान है इसी तरह देश के किसान अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से धरती को सींचकर अन्न उगाते हैं। वे हमारे अन्नदाता है, अन्न देने वाले। अतः देश के विकास में दोनों का योगदान जो है सबसे अधिक है। किस किस का? एक हमारे जवान और दूसरे हमारे किसान। उन्हें सम्मान देने के लिए ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब उनके जीवन परिचय के बारे में हम करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम राम दुलारी था और पिता शारदा प्रसाद जी एक अध्यापक थे। जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। हुआ कहाँ पर है? बनारस के एक कस्बे मुगल सराय में। माता का नाम राम दुलारी, पिता का नाम शारदा प्रसाद। बचपन में ही उनके पिता जो थे वह स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधारना, मर जाना, मृत्युलोक में चले जाना। उन पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। मुहावरा है, पहाड़ टूट पड़ना, बहुत सारी मुश्किलें आ जाना। किंतु उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इच्छा शक्ति के बड़े दृढ़ थे। ऐसे कठिन हालातों में भी जब उनके पिता का साया जो उनके सिर से उठ चुका था, उस समय भी शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई जो है जारी रखी। वह बचपन से ही साहसी थे, निडर थे, पक्के इरादे वाले और विनम्र स्वभाव के थे। नम्रता उनमें बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचकर ये सिद्ध कर दिया कि वे गुदड़ी के लाल थे। गुदड़ी के लाल एक मुहावरा है। दिखने में साधारण पर गुणवान। देखने में साधारण होता है पर गुण बहुत होते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जी गुदड़ी के लाल थे। उनका स्कूल गंगा पार था, गंगा नदी के पार था। नाविक होता है जो किश्ती को चलाता है, जो नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर जाता है। नाविक गंगा पार ले जाने का 1 पैसा किराया लेता था। अब उस समय में 1 पैसा जो था वह भी बहुत ज़्यादा होता था। आर्थिक तंगी के कारण वह गंगा नदी को अक्सर
तैर कर ही पार किया करते थे। अब पैसे थे नहीं, आर्थिक तंगी थी, इसलिए अक्सर शास्त्री जी उस नदी को तैर कर पार करते थे, नाव का किराया नहीं भरते थे। एक बार वे मेला देखने गंगा पार गए। गंगा नदी के पार मेला लगा हुआ था, जैसे आप सभी बच्चे भी जाते रहे होंगे। तो शास्त्री जी भी वहाँ गए। अपने सहपाठियों संग वापस आते हुए वह जानबूझकर पीछे रह गए, क्योंकि गंगा पार करने का किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए जानबूझकर वह अपने सहपाठियों से, अपने साथियों से पीछे रह गए। वह अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर उस गंगा नदी को पार कर गए, जिसका पाठ लगभग आधा मील चौड़ा था। हालांकि उनके मित्र उनका किराया देने का आग्रह भी करते रहे। आग्रह होता है विनती करना, प्रार्थना करना, परंतु वह विनम्रता से मना कर देते। उन्होंने किसी भी साथी से उधार मांगना अपने गौरव के विरुद्ध समझा। बचपन के ऐसे संस्कार ही बड़े होते होते उनके जीवन सिद्धांत बन गए। अब ये सिद्धांत जो बचपन से उन्होंने अपनाए थे, जैसे जैसे बड़े होते गए, ये सिद्धांत उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए। जीवन भर वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। अटल रहना, जो अपना मार्ग जो है कभी भी नहीं छोड़ता। शास्त्री जी ने भी अपने जो जीवन के सिद्धांत स्थापित किए थे, जीवन भर वह उन पर चलते रहे। 17 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते वह देशभक्ति के रंग में रंग चुके थे। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ, तो देश की पुकार ने उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सन 1921 में असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने चलाया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। जब वह आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी के मन में भी उस आंदोलन में भाग लेने की इच्छा शक्ति जागी, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन दिनों देश की खातिर उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। बड़े क्रांतिकारी जो हैं वह देश हित के लिए जेलों में गए हैं, और शास्त्री जी भी जेल में गए। निज हित का बलिदान कर देश हित के लिए हमेशा तैयार रहना शास्त्री जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहा। निज हित होता है अपना हित, अपनी भलाई। कभी भी उन्होंने अपनी भलाई को प्रमुख नहीं रखा, हमेशा अपने देश को, भारत देश को प्रमुखता दी है। जेल से आने के बाद देश सेवा के लिए अपने परिवार का बलिदान देने वाले वह निराले देशभक्त थे। अब उनके जीवन की घटना है जिसमें उनकी देशभक्ति के बारे में हमें पता चलता है। एक बार क्या होता है, नैनी कारावास के दौरान, जेल है कारावास, जेल के दौरान उन्हें अपनी पुत्री के सख्त बीमार होने का समाचार मिला। एक बार वह जेल में थे, नैनी कारावास में थे, तो उस समय उनके पास समाचार आता है कि उनकी बेटी जो है उसको बड़ा सख्त बुखार हो गया है। तो उनकी पत्नी व मित्रों ने जेल से पैरोल पर रिहा होकर पुत्री की देखभाल करने की गुहार लगाई, परंतु उस समय अंग्रेजी सरकार किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने की लिखित शर्त पर ही छोड़ने को तैयार थी। अंग्रेज़ों ने एक शर्त रख दी शास्त्री जी के सामने कि वह किसी भी राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। राजनीतिक आंदोलन जो देश की राजनीति से संबंधित होता है, इसी धार्मिक आंदोलन भी होते हैं। तो उस शर्त पर शास्त्री जी कभी भी बाहर नहीं आना चाहते थे। सिद्धांतों के मत वाले को ये मंजूर न था, सिद्धांतों के पक्के थे, इसलिए वह किसी भी शर्त पर बाहर नहीं आना चाहते थे। बेटी की तबीयत निरंतर बिगड़ने लगी, परंतु शास्त्री जी देश हित के विरुद्ध कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे, और न ही उन्होंने लिया। फिर सरकार ने ही बिना शर्त के उन्हें 15 दिन के लिए रिहा कर दिया। जब शास्त्री जी बेटी के पास पहुँचे, तब तक उसकी जीवन लीला
समाप्त हो चुकी थी। फिर एक मुहावरा आ गया, जीवन लीला समाप्त होना, जीवन का अंत हो जाना, मृत्यु को प्राप्त होना। जब घर पहुँचे तो उनकी बेटी जो थी, उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में शास्त्री जी दुखी जरूर हुए, परंतु आज़ादी के दीवाने के इरादे बिल्कुल भी न डग पाए। अपनी बेटी की मृत्यु पर भी उन्हें बड़ा दुख है, पर फिर भी उन्होंने अपने देश को प्रमुखता दी, देश को तरजीह दी। उसी प्रकार एक जेल यात्रा में उन्हें पुत्र को टाइफाइड होने का संदेश मिला। फिर जेल में है और उनको संदेश मिलता है कि उनके लड़के को टाइफाइड हो गया है। फिर वही विकट समस्या, गंभीर समस्या। अपने सिद्धांतों से समझौता तो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। इस बार भी ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज़ी सरकार ने उन्हें बिना लिखित शर्त के 1 सप्ताह के लिए आज़ाद कर दिया, रिहा किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुखार 104 डिग्री से 106 डिग्री तक पहुंच गया। बेटे के होंठ सूज गए। जेल की रिहाई का 1 सप्ताह भी बीत गया। पुत्र ने कहा भी, बाबूजी अभी मत जाइए। कितनी विकट घड़ी थी। बेटा बीमार पड़ा है और अपने पिता से गुहार लगा रहा है कि बाबूजी आप मत जाइए। एक तरफ जिगर का टुकड़ा मौत से जूझ रहा है और दूसरी तरफ भारत माता की आज़ादी की पुकार। सिद्धांतों पर अटल शास्त्री जी ने भरे मन से बेटे से हाथ जोड़कर विदा ली और मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल की तरफ चल पड़े। अब ऐसी विकट परिस्थिति में भी उन्होंने अपने देश के बारे में सोचा, अपने बेटे के बारे में न सोचा। धन्य ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघातक समझा, आत्मघातक जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। वह दृढ़ निश्चयी और सिद्धांतवादी वीर नायक भारतवासियों को 11 जनवरी 1966 ईस्वी को छोड़कर चिर निद्रा में सो गया। मृत्यु को प्राप्त हो जाना, चिर निद्रा में सो जाना, मृत्यु को प्राप्त होना। समस्त भारतीयों ने उन्हें आंसू भरी आंखों से भावभीनी विदाई दी। उनका आदर्श जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। इस तरह जो शास्त्री जी थे, उन्होंने अपना जीवन जो है देश के लिए न्यौछावर किया। बड़े बलिदान उन्होंने दिए, अपनी बेटी का बलिदान दिया है, अपने लड़के का बलिदान दिया है। तो ऐसे महापुरुषों को हम हमेशा नमन करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।